नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप से संबंधित सारी जानकारियाँ लेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। भूकंप का अर्थ, परिभाषा, भूकंप कितने प्रकार का होता है, साथ ही भूकंप के कौन कौन से कारण हैं, और भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, और भूकंप की जो तरंगे हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत के कौन कौन से भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, और भूकंप के प्रभावित क्षेत्र हमारे बिहार राज्य के कौन कौन से हैं, तथा बिहार में कब कब भूकंप और कहाँ कहाँ भूकंप आया। इसके अलावा दुनिया के 5 बड़े बड़े भूकंप पर भी हम प्रकाश डालेंगे, और भूकंप से होने वाले हानि और लाभ सभी बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि वह कौन सा देश है जहाँ भूकंप सबसे ज्यादा आता है, और वह कौन सा जगह है जहाँ भूकंप नहीं आता है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। भूकंप, जैसा कि शब्द से ही इसका प्रतीत हो रहा है, भू यानी भू सतह, और कंपन यानी भू सतह पर होने वाले कंपन। भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप। अब भूकंप का मूल क्या है और भूकंप का अधिकेंद्र। तो भूकंप मूल उस स्थान या केंद्र को कहते हैं जहां सबसे पहले भूकंप की तरंग जो है वह उत्पन्न होती है, यानी फोकस जो जमीन के अंदर होता है सबसे गहराई में, वहीं से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और भूकंप अधिकेंद्र कौन सा है? तो वह सरफेस पर, सरफेस यानी धरातल, तो वहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे महसूस की जाती है। अब यह देखेंगे कि कम गहरा वाला भूकंप कितने किलोमीटर तक माना जाता है, मध्यम गहरा वाला और सबसे ज्यादा गहरा वाला भूकंप कितने किलोमीटर तक होता है। तो कम गहरा वाला भूकंप 50 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, और मध्यम गहरा वाला जो है वह 50 से 250 किलोमीटर तक, और सबसे ज्यादा गहरा भूकंप जो होता है वह 250 से 750 किलोमीटर तक होता है। लेकिन सबसे कम गहरा वाला भूकंप जो 50 किलोमीटर तक ही होता है, यह सबसे ज्यादा विनाश लेकर आता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा विनाशकारी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे भूकंप के कौन कौन से कारण हैं। भूकंप के कारण को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं भू के आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है, और फिर उसके बाद हम बारी बारी से इनके कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो भूकंप, यह जो है पृथ्वी का यह लेयर है, जो 3 लेयर ये है, किसके समान है? तो यह जो है वह प्याज, तो आपने देखा ही होगा, प्याज को जब हम काटते हैं तो ऐसा ही लेयर उसके अंदर आता है। तो ये जो पहला है, यह इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये जो है भूधरातल है, ये जिस पर हम लोग रहते हैं, जहाँ जीवन पाया जाता है। और दूसरा है मेंटल, इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। और तीसरा जो है, यह सबसे गहरा, सबसे अंदर वाला जो है, यह होता है क्रोड, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोड। तो कहां से, पृथ्वी की कौन से केंद्र से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो हम ये देखते हैं कि यह जो है, यह यहाँ काफी तापमान पाया जाता है। यहाँ जो पदार्थ पाई जाती है वह तरल अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। तो यहाँ पाए जाने वाले जो चट्टानें हैं ये भी पिघल जाती हैं, और ये कोर जो है, ये यहाँ भी तापमान काफी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी गर्मी अधिक रहती है। तो यहीं से जो है भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। जब यहाँ से गर्म होकर लावा ऊपर की ओर जाता है मेंटल से टकराते हुए, यह क्या है? मेंटल। तो यहाँ से टकराते हुए जब क्रस्ट तक पहुंचता है तो क्या होता है? भूकंपन होता है। ये पृथ्वी हमारी है जो 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, तो उनमें क्या होता है? कंपन होने लगता है, कभी दरारें पड़ती हैं, कभी वो आपस में सटती हैं। तो इसके कारण ऊर्जा की तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, यानी घर्षण होता है, तो भूकंप को महसूस किया जाता है, यानी भूकंप आता है। ये यहाँ से गर्म
लावा जो है मेंटल से टकराते हुए ऊपर क्रस्ट तक जाती है, फिर वापस यह कहाँ आती है तो नीचे की तरफ भी आकर यह सबसे गहराई में जमीन के अंदर तक भी आते रहती है। यानी यह जो है चारों दिशाओं में, इधर भी जाती है, यहाँ भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, फिर इधर से वापस यहाँ से टकराकर नीचे भी आई और जमीन के सबसे नीचे तक है यह ठंडा होकर फिर वापस गिर जाती है। यहाँ यह जो केंद्र है, यहाँ से लावा जो है वह गर्म होकर काफी तापमान यहाँ पाया जाता है, जिसके कारण गर्म लावा ऊपर की ओर उठती है और फिर वापस यहाँ से टकराकर नीचे जमीन के अंदर तक यह जाती है। आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी के अंदर 750 किलोमीटर तक ये प्लेट्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। तो जितना गहरा भूकंप होगा वह क्या करेगा, अंदर के भी प्लेट्स को हिला के रख देता है, यानी उनमें कंपन पैदा करता है। उनके आकार में भी वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाता है, खिसकने लगता है और गतिशील होने की वजह से आपस में यह कभी कभी टकराते रहता है और टकराने से जो घर्षण पैदा होता है, दरारें पैदा होती हैं, उनसे भूकंप आता है। तो इस आंतरिक संरचना से हमको भूकंप के आने के कारण, उत्पन्न होने का कारण का पता चला कि कहाँ से भूकंप की तरंगें जो है वह उत्पन्न होती हैं और कहाँ महसूस की जाती है। यहाँ से उत्पन्न होती है, यह जो है फोकस और यह है सरफेस, तो सरफेस पर महसूस की जाती है। ठीक है, तो ये जो इनकी क्रियाएं हैं, ये गतिशील होने की जो क्रियाएं हैं, यह निरंतर चलते रहती हैं और निरंतर चलते रहने के कारण ही ये आपस में टकराते रहती हैं। आपस में जब टकराते रहती हैं तो प्लेट्स जो हैं उन दोनों में कंपन होता है। जो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो कंपन पैदा करेंगी, घर्षण होगा, तो वहां से ऊर्जा की तरंगे निकलेंगी और ऊर्जा की तरंगे जब ऊपर मेंटल के लेयर से होते हुए क्रस्ट तक जाती है और फिर वापस ठंडा होकर नीचे की तरफ धरातल के नीचे जब आती है, यह हमेशा चक्र साइक्लिंग जो है इसका चलते रहता है, जिसके कारण भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं और भूकंप सरफेस पर महसूस किया जाता है। तो ये हम देख लिए कि भूकंप कहाँ से पैदा होता है। अब भूकंप के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो भूकंप के कौन कौन से ऐसे कारण हैं? भूकंप के कारण में पहला कारण हमारा है भूगर्भीय बल के कारण। पहला कारण है भूगर्भीय बल के कारण। भूगर्भीय बल क्या होता है? तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब आंतरिक बल को पढ़ा था तो देखा था कि पृथ्वी की सतह के नीचे हम लोग जैसे जैसे जाते हैं तो 100 से 200 किलोमीटर तक एक मंडल पाया जाता है जिसको प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं। और वहाँ होने वाली जो घटनाएं होती हैं, भूगर्भीय घटनाएं, सबका जिम्मेदार वह प्लास्टिक दुर्बल मंडल होता है। और पदार्थ वहाँ क्या होता है? सेमी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी अर्ध तरल अवस्था में वहाँ सारे पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनके टूटने से या उन पर दबाव पड़ने से तापमान बढ़ता है। तो इन सबों को क्या माना जाता है? तो भूगर्भीय बल, जिनके कारण भू सतह पर क्या होते हैं, कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं और कभी उसमें से दरारें पड़कर लावा, गैसें इत्यादि यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आता है। दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा हमारा है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप आता है। हमने अभी बताया कि ज्वालामुखी फटने से जो लावा, गैसें और ताप वगैरह बाहर निकलता है, उससे क्या होता है? पृथ्वी में दरारें पैदा होती हैं और उनमें कंपन होता है जो भूकंप का कारण बनता है। तीसरा है जलीय धार। जो बड़े बड़े बांध भू सतह पर बनाए जा रहे हैं, तो बांध बनाने से क्या हो रहा है कि वहाँ की भू सतह पर काफी दबाव पड़ रहा है और दबाव पड़ने से वहाँ कंपन हो रहा है, उनमें घर्षण हो रहा है, दबाव पड़ रही है, तो वहाँ क्या होता है? प्लेट्स एक दूसरे से टकराती भी हैं, अलग भी होती हैं, जो भूकंप का कारण बनता है।
चौथा है भूपटल का संकुचित होना। भूपटल का संकुचित होना तो निरंतर तापमान में कमी होने के कारण, पृथ्वी के निरंतर तापमान में कमी होने के कारण भूपटल संकुचित हो रहे हैं। तो भूपटल के संकुचित होने के कारण भी चट्टानों में दरारें पैदा हो जा रही हैं, जिससे वह भूकंप लाता है। पांचवा है समस्थिति समायोजन। समस्थिति समायोजन तो भूपटल पर जो स्थित बड़े बड़े भूस्थलाकृतियां हैं, उनमें अपरदन की जब क्रिया होती है, कभी कभी बाढ़ आते हैं या फिर आंधी तूफान उठता है, भारी वर्षा होती है, तो इनके कारण क्या होता है, उन स्थलाकृतियों में अपरदन होता है, यानी निक्षेपण होता है, पाटछट होती है। तो उससे जो मलबा निकलता है वह किसी एक स्थान पर जाकर पृथ्वी पर दबाव बढ़ा देती है, तो इससे यह भी भूकंप का कारण बनता है। फिर हम देखेंगे प्रत्यास्थ पुनश्चलन। प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्या है? तो प्रोफेसर रीड महोदय ने कहा था कि रबर को, अगर हम एक रबर लेते हैं और उसको खींचते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब उसका खिंचाव जो है, अब एक लिमिटेशन के बाद, एक सीमित अवस्था के बाद वह ज्यादा खींचा नहीं जा सकता है, तो वह टूट जाता है। तो वैसे ही चट्टानों में जब दरारें पड़ती हैं तो वह फट जाती है, तो यह भी क्या होता है, भूकंप का एक कारण बनता है। अब प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी तो इसको हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझा कि जो 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं भूकंप लाने के लिए। उनमें ही घर्षण होता है, पृथ्वी पर दबाव बढ़ता है या तापमान बढ़ता है तो उनमें घर्षण होता है, ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं जो मेंटल से होते हुए क्रस्ट तक जाती हैं। तो इससे क्या होता है, प्लेट्सों में घर्षण के कारण उत्पन्न कंपन होता है, जो भूकंप का एक कारण है। फिर हम देखेंगे भूस्खलन। भूस्खलन यानी बड़े बड़े चट्टानों का खिसकना या गिरना। तो जब बाढ़ आती है तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो चट्टान जब खिसक जाते हैं तो पृथ्वी पर जाके दबाव बनाते हैं एक जगह, और उन दबावों के कारण वहाँ कंपन होता है, प्लेट्स उसके जो है घर्षण खाते हैं, तो यह भी भूकंप का एक कारण बनता है। फिर हम देखेंगे मानवीय कारण। मानवीय कारण हम सभी जानते हैं कि मानव भी भूकंप लाने का एक बहुत बड़ा कारक है। खानों की जो खुदाई होती है तो उनमें भी कभी कभी विस्फोट हो जाता है, जिससे भूकंप आता है। फिर परमाणु विस्फोट, बम विस्फोट, यह सब मानव के द्वारा ही किया जाता है, जो भूकंप का एक कारण माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने भूकंप के कई कारणों को देखा। अब हम देखेंगे भूकंप के प्रकार। तो भूकंप 3 प्रकार का होता है। एक तो कृत्रिम यानी मानवकृत, मानव द्वारा लाया गया भूकंप, जैसा कि हमने अभी देखा, खानों की खुदाई, बम विस्फोट, परमाणु विस्फोट, ये सब क्या है, मानवकृत भूकंप है यानी कृत्रिम भूकंप है। और दूसरा है प्राकृतिक, तो जैसे सुनामी आता है, बाढ़ आती है, तो यह सब क्या है, भूकंप का एक कारण बना। तथा सुनामी जो सागर में आता है तो वह सागरीय भूकंप ही माना जाता है, तो ये प्राकृतिक भूकंप है। और तीसरा है स्थिति के अनुसार, यानी जहाँ जैसी स्थिति, जहाँ की जलवायु रहती है वहाँ वैसा होता है। प्लेट्स में घर्षण होगा तो ऊर्जा की तरंगे निकलेंगी। ऊर्जा की तरंगे जब निकलेंगी तो वो क्या होगा, आपस में टकराएंगी और उनमें घर्षण होगा, पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप आएगा। तो इस तरह हम लोग भूकंप के प्रकार के बारे में भी पढ़ा। तो भूकंप मापक पैमाना और भूकंप मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापक पैमाना तो रोसीफेरल स्केल और मर्केली स्केल है। रोसीफेरल स्केल में 1 से 11 तक अंक होता है और मर्केली स्केल में 1 से 12 तक अंक। और साथ ही ये भी जानेंगे कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल जो होता है, जिसे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। इस प्रकार हम लोग भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त किए। भूकंप की तरंगों के बारे में,
तो भूकंप की कौन कौन सी तरंगे हैं? भूकंप की 3 तरंगे, 3 प्रकार की उसमें तरंगे होती हैं। कौन? तो पहला P, दूसरा S और तीसरा L। P तरंगे जिसको हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, और S तरंग जिसको हम द्वितीयक तरंग, और तीसरा है L तरंग जिसको धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। P तरंग का स्पीड चलिए देखते हैं। P तरंग ये जो है इसका स्पीड जो है सबसे ज्यादा है, ये इसका स्पीड सबसे ज्यादा, प्रति सेकंड 6 किलोमीटर के हिसाब से इसका स्पीड है। वैसे हम देखते हैं द्वितीयक तरंग S तरंग जो है वह 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका स्पीड है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब तीसरा है L तरंग जिसको हम धरातलीय तरंग के भी नाम से जानते हैं, तो इसका स्पीड जो है प्रति सेकंड 1.5 किलोमीटर, यानी इसका स्पीड सबसे कम है। P का स्पीड सबसे ज्यादा और L का सबसे कम, और बीच में हो जाता है S तरंग की स्पीड। फिर हम देखेंगे यह P तरंग जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जा सकती है। P तरंग जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जाती है, लेकिन S तरंग केवल ठोस अवस्था तक ही जाती है, और L तरंग जो है वह केवल धरातल पर जा सकता है। L तरंग केवल धरातल तक ही जा सकता है। यह P तरंग जो है इसका आवृत्ति जो कि संख्या को गिनाता है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यह छोटा छोटा और अधिक संख्या में है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जो है वह छोटा छोटा और अधिक संख्या में है, अर्थात इसकी आवृत्ति जो है वह सबसे ज्यादा है, और S तरंग की उससे थोड़ा कम है, यानी P की अपेक्षा इसकी आवृत्ति थोड़ी कम होती है। वैसे L तरंग की आवृत्ति जो है सबसे कम होती है, यानी यह दूर दूर तक है, तो इसकी आवृत्ति यानी संख्या सबसे कम। अब तरंग देखेंगे तो इसका तरंग दैर्घ्य की दूरी जो है यह की दूरी सबसे कम है। P तरंग की दूरी जो है वह सबसे कम है, S की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, P की अपेक्षा थोड़ा इसमें ज्यादा है, और L जो धरातलीय तरंग है इसकी दूरी जो है ये इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। फिर हम देखते हैं आयाम, तो इसका आयाम मतलब ऊंचाई, ये जो तरंग है इसकी ऊंचाई सबसे कम है। प्राथमिक तरंग का आयाम सबसे कम यानी सबसे कम ऊंचा होता है, द्वितीयक का उससे कुछ ज्यादा ऊंचा, और उसके बाद L तरंग का आयाम जो होता है सबसे ज्यादा होता है, यानी यह सबसे ऊंचा होता है और सबसे ज्यादा विनाशकारी भी होता है। इस तरह हम देखें भूकंप की तरंगों के बारे में। अब हम जान लें भारत को भूकंपीय जोन में क्यों बांटा गया, क्योंकि इसके विनाश की गहराई को देखते हुए कितना विनाश लेकर यह आता है उस हिसाब से इसको 4 जोन में बांटा गया है। तो भूकंप के खतरा को देखते हुए भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। पहला है सबसे अधिक खतरा वाला जोन, दूसरा है अधिक खतरा वाला, तीसरा मध्यम खतरा वाला, और चौथा जो है सबसे कम खतरा वाला जोन। तो बारी बारी से हम इनको समझेंगे। पहला जो है सबसे अधिक खतरा वाले जोन कौन कौन से हैं? तो गुजरात का कच्छ का इलाका जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है, इसके अलावा उत्तरांचल का कुछ हिस्सा और पूर्वोत्तर राज्य का कुछ हिस्सा जो है वह सबसे अधिक खतरे वाले जोन में आता है। फिर अधिक खतरा वाला जोन कौन कौन सा है? तो अधिक खतरा वाला जोन है बिहार और नेपाल का कुछ हिस्सा, इसके अलावा मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ पहाड़ी इलाका जो है वह अधिक भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है मध्यम भूकंपीय जोन। तो मध्यम भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। इनको मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। और सबसे कम जोखिम कहाँ है? तो वह है कर्नाटक, उड़ीसा, यहाँ भूकंप का सबसे कम खतरा रहता है। बाद हम देखेंगे बिहार के भूकंपीय
क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्र जिसको हम कहेंगे। तो बिहार में कौन कौन सा जिला ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है? किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, अररिया, ये जो जगह है यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और ये भी जान लें कि बिहार में कब कब भूकंप आया था। पहला भूकंप 1934 में आया, यह 15 जनवरी 1934 में आया और इसकी तीव्रता थी 8.5। इसे बिहार का मुंगेर का क्षेत्र और नेपाल का भटगांव पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में भी इसका कुछ न कुछ क्षति पहुंचा। दूसरा भूकंप 1988 में आया, जो पटना सिटी में आया। 1988 का भूकंप पटना सिटी में, और उसके बाद का भूकंप तो हम सभी को याद ही है 2015 में। इसकी तीव्रता बिहार में 7.9 इसकी तीव्रता मापी गई और नेपाल में 7.3। हम देखेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े भूकंप के बारे में, यह कहाँ आया और कब आया। तो पहला भूकंप सन 1960 ईस्वी में जो दक्षिणी चिली में आया, इसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी और लगभग वहाँ 4,485 लोगों की जाने गई थी तथा 2 लाख लोग बेघर हो गए थे। दूसरा भूकंप अलास्का की खाड़ी में आया, जिससे वहाँ ज्यादा जान माल की तो क्षति नहीं हुई, लेकिन इसकी तीव्रता तो काफी अधिक ही थी, 9.2 मापी गई थी। तीसरा भूकंप और सबसे ज्यादा भयानक भूकंप सुनामी से आया, वह एशिया और अफ्रीका के 10 से ज्यादा देशों में इसकी क्षति हुई तथा इंडोनेशिया में लगभग 1,70,000 लोग मारे गए थे। और चौथा भूकंप जो है वह आया रूस में ज्वालामुखी के फटने से। सबसे ज्यादा यहाँ उस समय आर्थिक क्षति हुई थी। पांचवा भूकंप चिली में आया, जो हवाई तक महसूस किया गया और लगभग वहाँ उस समय 25,000 लोगों की जान गई थी। इसके बाद हम ये भी जान लें कि कौन सा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रतियोगिता में ही प्रश्न पूछते हैं। तो जापान ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है, क्योंकि जो प्लेट्स है वह काफी आसान टेक्टोनिक प्लेट से है। ये एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती है, जिसके कारण यह केंद्र सबसे ज्यादा भूकंप का केंद्र है। अब हम भूकंप से हुए हानि और लाभ के बारे में देखेंगे। तो हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो भूकंप से कौन सा निगेटिव इफेक्ट यानी हानि होता है और पॉजिटिव इफेक्ट यानी इससे लाभ क्या क्या होता है। तो पहले हम हानि के बारे में देखते हैं। तो इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। हम सब जानते हैं कि भूकंप जब भी आता है तो कुछ न कुछ विनाश करके ही जाता है, और कभी कभी तो काफी प्रलय लेकर आता है जो बहुत बड़ा विनाश करता है। इससे नदियां जो है वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, यानी डेल्टा वगैरह का निर्माण हो जाता है। अगर किसी पर्वत का टुकड़ा बहुत बड़ा चट्टान जो है उससे टूटकर नदियों के मार्ग में अगर गिर जाते हैं तो वहाँ नदियां क्या होती हैं, अपना रास्ता बदल लेती हैं। साथ ही यातायात का भी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अगर आने जाने के रास्ते में कोई चट्टान बड़ा या भूखंड गिर जाता है भूकंप के कारण, तो वह रास्ता भी वहाँ का बंद हो जाता है। सागरीय क्षेत्रों में भूकंप आने से क्या होता है कि वहाँ का जो तटीय, अगर सुनामी आता है तो सागर में वहाँ का जो आसपास का तटीय क्षेत्र है वह काफी प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखेंगे भूकंप से होने वाले लाभ के बारे में। तो भूकंप से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो भूकंप से काफी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे धरातल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वहाँ के जलवायु पर काफी प्रभाव पड़ता है। साथ ही भूकंप जब आता है तो सागर जो समुद्र का क्षेत्र है जलमग्न हो जाता है पूरी तरह, और वह ऊपर की सतह तक अगर पहुंच जाता है तो वहाँ के मैदान जो है वह उपजाऊ हो जाती है। और कहीं कहीं सागरीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वह काफी नीचे धंस जाता है, तो इससे वहाँ की बंदरगाह जो है वह काफी गहरे हो जाते हैं। साथ ही साथ भूकंप से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भी काफी आसानी होती है। इस तरह से हम देखें कि भूकंप से हमें कुछ हानि हुई तो कुछ लाभ भी हुए।
और अंत में यह भी एक प्रश्न आता है, कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि वह कौन सा जगह है, महाद्वीप है, जहां भूकंप नहीं आता है। तो जी हाँ, वह अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहां कभी भूकंप नहीं आता है।